नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, तो आइए हम क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। देखें, क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, लिखना, सोना, जाना, जागना, नाचना आदि तमाम शब्द आते हैं जो सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, धातु आपने सुना होगा, धातु और क्रिया। धातु में क्या है, क्रिया क्या है, इसका अंतर देख लेते हैं जल्दी से। कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, पी, लिख, पढ़ आदि, ये सब धातुएं हो गई। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जहाँ से क्रिया का उद्भव हुआ है, जहाँ से क्रिया विकसित हुई है, उसके मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे जा, खा, पी, लिख, पढ़ आदि। अब देखें कि ना लगाने से धातुएं क्रिया में बदल जाती हैं। इसके आगे ना लगा दीजिए, क्रिया बन जाएगी। जैसे जा धातु है, आपने ना लगा दिया, जाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि, तो ना लगा दिया तो क्रिया बन गई, ना हटा लिया तो धातु बन गई। धातु और क्रिया में अंतर है। धातु मूल शब्द को धातु कहते हैं और उसमें प्रत्यय लग गया, वो क्रिया बन गई। आगे बढ़ते हैं। क्रिया के विभाजन के दो प्रमुख आधार हैं। नंबर 1 रचना का आधार, नंबर 2 प्रयोग का आधार। रचना के आधार पर रूढ़ या मूल क्रिया और दूसरी यौगिक क्रिया, और प्रयोग के आधार पर सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और अन्य भेद रचना के हैं, क्रिया के हैं द्विकर्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो अब हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करेंगे इनके बारे में कि ये रूढ़ या मूल क्रिया क्या है, यौगिक क्रिया क्या है। तो नंबर 1 रूढ़ या मूल क्रिया। रूढ़ या मूल क्रिया, जो मुख्य क्रिया होती है वो रूढ़ या मूल क्रिया होती है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, ये सब मूल क्रियाएं हैं, रूढ़ या मूल क्रिया हैं। पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, ऊपर भी आपने कई शब्द देखे हैं, ये सब मूल क्रियाएं हैं। अब नंबर 2 यौगिक क्रिया क्या होती है। यौगिक क्रिया, यौगिक जैसा कि आप समझते हैं कि दो शब्दों के, दो सार्थक शब्दों के योग से बने हुए शब्दों को यौगिक कहते हैं। दो सार्थक खंडों के योग से बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तो क्रियाएं भी एक, जैसे ये तो मूल है पढ़ना, लिखना, इसमें प्रत्ययों का योग होगा, दो सार्थक खंडों से उनका निर्माण हुआ होगा। जैसे देखिए, सुलाना, पढ़वाना, और एक दो उदाहरण बताता हूं। लिख डालना, हथियाना, ये सब हो गई, ये यौगिक क्रियाएं हो गई। तो रूढ़ क्रिया या मूल क्रिया और ये यौगिक क्रियाएं हो गई, जिसमें एक से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनी हुई हैं ये, तो इन्हें यौगिक क्रिया बोलते हैं। अब यौगिक क्रिया के 4 प्रमुख भेद हैं। इसके 4 प्रमुख भेद हैं। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 3 नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और नंबर 4 अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, ये यौगिक क्रिया के 4 भेद हैं। आगे जल्दी से इन यौगिक क्रियाओं के भेदों पर हम नज़र डाल देते हैं कि संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया। जल्दी से हम इन्हें कब शब्दों में डिटेल करेंगे।
देखो, क्रिया से एक या दो प्रश्न निर्धारित है। किसी भी कंपटीशन में एक या दो प्रश्न क्रिया से पूछा जाता है, इसलिए क्रिया को एक बार बढ़िया सा पढ़ लीजिए तो क्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपकी, और फिर क्रिया में कोई गलती नहीं होगी। और फिर सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर हम आएंगे, जिसमें बहुत से लोग फंसे होते हैं कि कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है। आज कोई गुत्थी नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम लेते हैं नंबर 1, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, और विवरण चिन्ह लगाते हैं। इसके आगे हम इसका डिटेल करेंगे, डिटेल मार्क जिसे बोलते हैं, ये विवरण चिन्ह है। तो संयुक्त क्रिया देखिए, जो क्रिया किसी दूसरे शब्द, संज्ञा आदि के योग से बनती है। जो क्रिया किसी दूसरे शब्द, संज्ञा आदि के योग से बनती है, के योग से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं कि संयुक्त क्रिया कैसे होती है। जैसे आरंभ करना, स्मरण होना। जैसे आरंभ करना, स्मरण होना। आरंभ करना, स्मरण होना, ध्यान रखना, नष्ट करना। ध्यान रखना, नष्ट करना। और 2-3 शब्द आएंगे। आगे बढ़ना, कह देना, गिर पड़ना। आगे बढ़ना, कह देना, गिर पड़ना। और चुरा लाना, कूद पड़ना। ये सब चुरा लाना, कूद पड़ना, ये तमाम ये शब्द जो हैं, ये सब संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। देखो, पढ़ना, लिखना, अब सोना, जैसे सो चुका, सोते रहना, ये सब एक से अधिक क्रिया शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप देख लीजिए, आरंभ करना, स्मरण होना, ध्यान रखना, कूद पड़ना, चुरा लाना, गिर पड़ना, कह देना, आगे बढ़ना, नष्ट करना, ये सब संयुक्त क्रिया कहलाती है, क्योंकि एक से अधिक और संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। नंबर 2, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, आइए देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। कि कर्ता जब स्वयं काम ना करके किसी और से, किसी और को प्रेरणा देकर, इसीलिए इसका नाम है प्रेरणार्थक, प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण से बात क्लियर होगी। जैसे नंबर 1, मालिक नौकर से झाड़ू लगवाता है। अब देखें, वाक्य है मालिक नौकर से झाड़ू लगवाता है, तो जो ये झाड़ू मालिक खुद नहीं लगाता, न नौकर लगाता, नौकर से लगवाता है, नौकर से लगवाता है, तो ये जो लगवाता है ये हुई प्रेरणार्थक क्रिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। गुरु ने छात्रों से पुस्तक पढ़वाई। गुरु जी
छात्रों से पुस्तक पढ़वाते हैं, ये है। तो जो ये पढ़वाना है, प्रेरित करके काम करवाना, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नंबर 3, नाम धातु क्रिया। ये तीसरा है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की विशेषता लिखते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के योग से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं। नाम धातु कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के योग से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अपना से अपनाना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, बात से बतियाना, और सूखा से सुखाना, लाज से लजाना। ये जो शब्द हैं, मतलब अपनाना, चिकनाना, गरमाना, बतियाना, लजाना, सुखाना, ये है नाम धातु क्रिया। गौर से समझ लीजिएगा। मैंने ये जो अपना लिखा है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो कि अपना से अपनाना, चिकना से चिकनाना, गरम से गरमाना, बात से बतियाना, सूखा से सुखाना, लाज से लजाना। तो असली क्या है? अपनाना, चिकनाना, गरमाना, बतियाना, सुखाना, लजाना, ऐसे शब्द जहाँ आ जाएं वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। और परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि चिकनाना में क्रिया है, तो वो 4 विकल्प दे देगा, जिसमें एक विकल्प नाम धातु क्रिया भी होगी। तो जहाँ ऐसे चिकनाना, गरमाना, बतियाना, गरियाना, ऐसे जहाँ शब्द आ जाएं वहाँ नाम धातु क्रिया होती है। और चौथा, अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं कि किसी ध्वनि के अनुकरण पर, किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रियाएं, बनने वाली क्रियाएं, किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनने वाली क्रियाएं अनुकरणात्मक क्रिया होती हैं। जैसे देखें, खट खट से खट खटाना, ये एक शब्द है। खटखटाना, ये किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाया गया है। और देखिए, थपथपाना, थप थपाना, ये भी एक आवाज़ है। मिमियाना, भौंकना, टर्राना, गुर्राना, ये जो तमाम आवाज़ें हैं, चिचियाना। और उदाहरण देख लेते हैं। कूकना, कूकना आदि, ये जो शब्द हैं जो किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनते हैं, उन्हें हम अनुकरणात्मक क्रिया के रूप में लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो क्रिया का दूसरा भेद था यौगिक क्रिया, वो ये पूरा हो गया। अब हम प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद लेते हैं।
मैं जगह बनाता हूँ। एक आपने भेद पढ़ा है रचना के आधार पर, अब हम प्रयोग के आधार पर अन्य भेद पढ़ते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है सकर्मक और अकर्मक। कई लोग इसमें फंसे होते हैं कि कौन सी सकर्मक है कौन सी अकर्मक है, क्लियर नहीं होता। आज हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। तो अब दूसरी जो क्रिया है आपकी वो प्रयोग के आधार पर सकर्मक और अकर्मक। प्रयोग का आधार, इसके आधार पर जो नंबर 1 है वो है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया स माने सहित, कर्म माने कर्म। जहां कर्म सहित जो वाक्य या जो क्रिया कर्म सहित हो सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देखिए कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो या जो क्रिया बगैर कर्म के अधूरी हो, बगैर कर्म के अधूरी हो या क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। अब मैंने इसमें 2-3-4 चीज़ें जोड़ दी हैं, जो आपको सरल लगे उसे आप हृदयंगम कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। देखें कि जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता हो या जो क्रिया बगैर कर्म के अधूरी हो या क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसका फल कर्म पर पड़ता है तब वो सकर्मक क्रिया होती है। या फिर वह क्रिया जो बगैर कर्म के अधूरी हो, वाक्य ही अधूरा हो, वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण से बात क्लियर होगी। जैसे सकर्मक क्रिया का मैं आपको उदाहरण देता हूं। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। खेलना, गाना, देखना। खेलना, गाना, देखना। बनाना, चढ़ना आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत क्रियाएं हैं, हजारों क्रियाएं हैं। आप जब बैठेंगे, विचार करेंगे, इस बात पर चिंतन करेंगे तो हजारों क्रियाएं निकलेंगी। तो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, गाना, देखना, चढ़ना, बनाना आदि, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। अब इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करोगे? राजू पढ़ता है, राजू लिखता है, राजू खाना खाता है, राजू पीता है, राजू खेलता है, राजू गाता है, राजू देखता है। कोई भी वाक्य बना लीजिए आप। तो अब मान लीजिए जैसे आपने कहा कि राजू पढ़ता है, तो राजू पढ़ता है यह कहने से वाक्य आपका अधूरा अधूरा सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप उसके आगे क्या या किसे जोड़ दोगे। अगर क्या या किसे से उत्तर निकल आता है तो वह सकर्मक है, नहीं निकलता तो अकर्मक है। हम और ज़्यादा कंफर्म करेंगे, दूसरा भी हम लिख लें तब। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता न हो या जब क्रिया का फल
कर्ता पर ही पड़े, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया को कर्म की जरूरत ही ना हो वह अकर्मक क्रिया होती है, अपने आप में पूरी हो। जिसमें कर्ता और क्रिया हो, कर्म की जरूरत ही ना हो, वो अकर्मक क्रिया होती है। या जब क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, जैसे उदाहरण देखिए, सोना, जागना, उठना, बैठना, सोना, जागना, उठना, बैठना, नाचना, नाचना, बोलना, हंसना, झूलना, टूटना, बजना आदि, ये जो क्रियाएं हैं ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। सोना, जागना, उठना, बैठना, नाचना, बोलना, हंसना, झूलना, टूटना, बजना आदि, ये सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। एक उड़ना और ले लीजिए, उड़ना, यहाँ पर उड़ना ये महत्वपूर्ण है, ये सदा अकर्मक हैं, उड़ना। अब सकर्मक और अकर्मक हो गई। अब आप देखें कि इनकी पहचान क्या है। पहचान की प्रश्न क्या ऑब्लिक किसे, प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको क्या या किसे प्रश्न करने पर उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। जैसे गौर कीजिए कि पढ़ता है, राजू पढ़ता है, आप प्रश्न करोगे क्या पढ़ता है, तो उत्तर मिलेगा कि पुस्तक पढ़ता है, पत्र पढ़ता है, और तरह तरह के उत्तर मिल सकते हैं। अगर आपको क्या से उत्तर मिल गया तो क्रिया सकर्मक। लिखना, राजू लिखता है, क्या लिखता है, निबंध लिखता है, पत्र लिखता है, जो भी लिखता है, अगर उत्तर मिल गया ना, क्या से आपको उत्तर मिल गया। खाना, क्या खाता है, खाना खाता है, और भी अंगूर खाता है, केले खाता है, जो भी उत्तर मिल गया। पीता है, राजू पीता है, क्या पीता है, फिर उत्तर मिलेगा दूध पीता है, पानी पीता है, जूस पीता है। फिर खेलता, राजू खेलता है, क्या खेलता है, हॉकी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, लूडो खेलता है, जो भी उत्तर मिला। अगर आपको उत्तर मिल गया क्या और किसे से, तो क्रिया सकर्मक। गाना, राजू गाता है, क्या गाता है, भजन गाता है, फिल्मी गीत गाता है, जो भी उत्तर मिल जाए। देखना, अब राजू देखता है, अगर आपने ऐसे कह दिया राजू देखता है तो ये सकर्मक तो है लेकिन वाक्य अधूरा है। प्रश्न करो क्या देखता है तो पता चलेगा चित्र देखता है, पिक्चर देखता है, जो भी जवाब निकले आपका। बनाना, राजू बनाता है, क्या बनाता है, चित्र बनाता है, हाथी घोड़े बनाता है, तरह तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये अगर आप क्या और किसे प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। अब हम अकर्मक में आते हैं। सोना, बच्चा सोता है, क्या सोता है, कोई उत्तर नहीं, तो ये अकर्मक हो गई। बच्चा जागता है, क्या जागता है, कोई उत्तर नहीं मिलता। उठना, बच्चा उठता है, ज़रूरत नहीं है किसी कर्म की, आप क्या लगा के देख लीजिए, बच्चा उठता है, उठता है। बैठना, नाचना, परी नाचती है, तो क्या नाचती है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। परी नाचती है, उसे कर्म की ज़रूरत ही नहीं है। बोलना, ऐसे हंसना, लड़की हंसती है तो ठीक है, आप उसमें क्या या किसे लगा दीजिए, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। क्या हंसती है, कुछ नहीं, लड़की हंसती है, वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अकर्मक है। एक शब्द और है उड़ना, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है हो गया।
अब कुछ लोग तर्क करते हैं कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया आंगन में उड़ती है, चिड़िया कमरे में उड़ती है, तो वो पूरक प्रश्न है, पूरक शब्द है, न कि वो पूरक शब्द है, न कि कर्म है, कर्म नहीं है। चिड़िया उड़ती है, उड़ना शब्द नित्य अकर्मक है। तो ये सकर्मक और अकर्मक है। और ट्रिक ये है कि क्या किसी प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक, अन्यथा अकर्मक। अब कुछ चीजें सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं। सकर्मक प्लस अकर्मक। कुछ ऐसे भी हैं जो सकर्मक और अकर्मक दोनों होते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, गाना ये है। अब आप प्रश्न करोगे राजू गाता है, क्या गाता है? गाना गाता है। लेकिन अगर राजू के बदले आपने ये लिख दिया कि पंछी गाता है, किसी पक्षी के लिए लिख दिया पंछी गाता है, ये वाक्य हो गया, तो आप लगाओगे क्या गाता है, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पंछी गाता है, चिड़िया गाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सकर्मक और अकर्मक दोनों है। एक और उदाहरण, गुनगुनाना। गुनगुनाना, अब आप प्रश्न करोगे राजू गुनगुनाता है, क्या गुनगुनाता है? भजन गुनगुनाता है, तुरंत उत्तर मिल गया। लेकिन अगर आपने यही उत्तर दे दिया, यही प्रश्न लगा दिया वाक्य कि भंवरा गुनगुनाता है, तो ये हो गया अकर्मक। इस हालत में ये अकर्मक हो गया। एक और उदाहरण देता हूं, चंदन घिसता है। चंदन एक लकड़ी होती है जिसे घिसा जाता है, तो चंदन घिसता है। उस लकड़ी के लिए आप लकड़ी जब घिसोगे तो कहते हैं चंदन घिसता है। चंदन अपने आप घिस जाता है या रगड़ने से घिस जाता है। तो चंदन घिसता है, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जब आप अगला वाक्य बना दोगे कि पुजारी चंदन घिसता है, तब ये बन जाएगा सकर्मक। ये सकर्मक वाक्य हो गया। ऐसे एक और करता हूं, ऐंठना। ऐंठना, अब आपने लिख दिया कि रस्सी ऐंठती है। अब दूसरा लिख दिया कि बच्चा रस्सी को ऐंठता है। दो वाक्य आपने लिख दिया। तो रस्सी ऐंठती है, ये तो हो गई अकर्मक और ये हो गया सकर्मक। तो इस तरह से कुछ वाक्य हैं जो अकर्मक और सकर्मक दोनों होते हैं। इनका ठीक से अभ्यास जरूरी है। अब एक और भेद बचा है आपका, अन्य भेद, जिसमें द्विकर्मक और पूर्वकालिक क्रिया, दो क्रियाएं आती हैं। तो हम अन्य भेदों की इसकी चर्चा करते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो गई। क्रिया के कुछ और भेद हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्रिया के अन्य भेदों की हम जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। देखें, नंबर 1, द्विकर्मक क्रिया। जहां दो कर्म हो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। नाम से ही स्पष्ट है, द्विकर्मक क्रिया, जहां दो कर्म हो। कैसे होता है? जैसे देखो, माँ बालक को दूध पिलाती है। माँ बालक को दूध पिलाती है। अब आप देखें कि यहाँ पर माँ कर्ता है, पिलाना क्रिया है, दूध कर्म है। आप कहो माँ पिलाती है, तो ये अधूरा हो गया। माँ बालक को दूध पिलाती है, तो पिलाना कर्म, पिलाना क्रिया हो गई, दूध कर्म हो गया। और बालक यहाँ एक और कर्म बैठा है। माँ बालक को दूध पिलाती है, द्विकर्मक है। अब इसमें एक मुख्य कर्म है, एक गौड़ कर्म है। तो बालक तो हल्का वाला कर्म है, गौड़ कर्म, और दूध है मुख्य कर्म। अगर आप कहो माँ दूध पिलाती है, वाक्य पूरा हो गया। और आपने बालक भी लगा दिया तो ये अधूरा कर्म हो, एक गौड़ कर्म आ गया। इस तरह दूसरी जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा क्या है कि कर्ता जब एक क्रिया को पूरा कर तत्काल दूसरी क्रिया करता है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर सो गया। अब आप देखें कि वह खाना खाकर सो गया, उसने एक काम किया कि खाना खाया और फिर सो गया, दो काम एक साथ किया,
तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जो पहले वाली क्रिया होगी वो हमारी मुख्य क्रिया होगी। तो खाना खाकर मुख्य क्रिया हो गई, पाठ पढ़कर खेलो, ये दो उदाहरण हैं जो कि पूर्वकालिक क्रिया के हैं। जो पहली क्रिया है वह हो गई, तो इसमें दूसरे वाले में पाठ पढ़कर ये पहली क्रिया है और खेलो बाद में है, दूसरी क्रिया है, तो इसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो आपने देखा कि सकर्मक, अकर्मक और रूढ़ क्रिया, यौगिक क्रिया, और उसके बाद यौगिक क्रिया के 4 खंड थे, उन्हें आपने देख लिया, फिर सकर्मक अकर्मक देख लिया। अब एक बात और है कि जैसे अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब इसमें अकर्मक में जैसे है नाचना, जैसे है सोना, जागना, ये सब अकर्मक हैं। और एक उदाहरण आपको देता हूं कि हंसना, देखना, ये सब अकर्मक हैं। लेकिन इन्हें सकर्मक बनाया जा सकता है। जैसे कैसे, देखो, नचाना, सुलाना, जगाना, हंसाना और दिखाना, इन्हें हम बड़े आराम से सकर्मक बना सकते हैं प्रत्यय लगा के। देख लीजिए आप, तो नाचना, जैसे परी नाचती है, ये अकर्मक हो गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि परी नचाती है, तो फिर किससे नचाती है? बंदर नचाती है, अपनी बहन को नचाती है, किसी को भी आप ले लीजिए। सोना, बच्चा सोता है, बच्चा सोता है अकर्मक हो गया। लेकिन अगर कहा जाए बच्चा सुलाता है, तो फिर किसे सुलाता है? तुरंत प्रश्न करोगे तो पता चलेगा गुड़िया को सुलाता है, गुड्डे को सुलाता है, कुत्ते को सुलाता है, जो भी आपका उत्तर निकले। ठीक इसी तरह जागना, बच्चा जागता है अकर्मक, लेकिन अगर जगाता है तो किसी को जगाता होगा, किसी को हंसाता होगा, किसी को दिखाता होगा। तो इस तरह से नाचना, नचाना, नचाना सकर्मक हो गया, नाचना अकर्मक है। तो हमने क्रिया के सारे भेद, उसके अंग, उपांग, उदाहरण सबकी चर्चा कर ली। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। शेष अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।